अध्याय 4 कल पढ़ाया गया था, किसी अपराध का दुष्प्रेरण और उसको करने का प्रयास, यानी कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में जो सेक्शन हम बताए थे, आपका दुष्प्रेरण और प्रयत्न से यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और मैं बताया था कि जो आईपीसी की धारा 107 है, लगभग सेम बात आपका, यानी कि 95% बातें आपका धारा 16 में की गई है। तो उसमें हम कल बताए थे कि दुष्प्रेरण 3 प्रकार से हो सकता है। या तो किसी को उकसा दिया जाए, बैठ के बैग आगे बैग आगे रख दीजिए। देखिए आपका ये धारा 16 हमने बताया था, आपका अपराध का दुष्प्रेरण ये पूछ सकता है, तो बस वही आईपीसी वाला ही चलेगा। 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला आप बैठिए भाई। पहला आपका जो किया जा सकता है वह आपका किया जा सकता है किसी को उकसाकर कि बालक के प्रति अपराध कर दो, या षड्यंत्र में शामिल होकर। या तीसरा है शासय सहायता। शासय सहायता मैंने किसी को हेल्प करके कि बालक के प्रति तुम सेक्सुअल या अश्लील अपराध कर दो। तो जो ऐसा करेगा, यानी कि जो एबेटमेंट करेगा, वह फिर याद रखिए दंड का भागी होगा। और आपका जो दंड दिया गया है अगली धारा में 17 में, तो दंड कितना मिलेगा, तो उस अपराध के लिए जो दंड होगा दुष्प्रेरक को भी वही दंड दिया जाएगा। यानी कि अगर लैंगिक हमला के लिए अगर दुष्प्रेरण किया है, तो जो सेक्सुअल एसाल्ट के लिए दंड है वही दंड दुष्प्रेरक को भी मिलेगा। अश्लीलता के लिए किया है तो जो अश्लीलता के लिए है, तो धारा 17 जब भी पढ़िएगा, तो मैं बताया था आईपीसी की शुद्ध रूप से धारा जुड़ती है 109, कि दुष्प्रेरक को वही दंड दिया जाता है जो उस अपराध के लिए क्या है, वर्णित। इसके बाद धारा 18, किसी अपराध को कारित करने का प्रयास, तो इसको जोड़ लेना है शुद्ध रूप से आईपीसी की धारा 511। और चूंकि आजीवन कारावास का आधा करना है, तो आईपीसी की धारा 57। तो अगर इस अध्याय इस आपका कानून के तहत किसी अपराध का कोई व्यक्ति प्रयत्न करता है, तो जो उस अपराध के लिए सजा है उसके आधे से अधिक सजा उसे नहीं मिलेगी। जुर्माना आधा नहीं होगा, बल्कि केवल आजीवन कारावास का आधा होगा, या कारावास का आधा। तो आजीवन कारावास का मैं बता चुका हूँ कि अगर दंड भिन्न में गणना करना है, तो आईपीसी की सेक्शन कौन अप्लाई होगा, तो वह सेक्शन अप्लाई होगा आपका 57। और आजीवन कारावास को 20 वर्षों के तुल्य या समान माना जाएगा। और यहाँ आधा कर दीजिए तो कितना हुआ, 10 साल। ये थोड़ा याद रखिए, आईपीसी में भी पूछा गया है, झारखंड और यूपी में भी आपका जे में पूछा गया है कि कब आजीवन कारावास को 20 वर्षों के तुल्य माना जाएगा। तो हमेशा नहीं, जब उसकी गणना कैसे करनी हो, भिन्नों में आधा निकालना हो, तिहाई निकालना हो, चौथाई निकालना हो। इसके बाद आइए अध्याय 5 में शुरू किया था, अब एफआईआर दर्ज करने। बैठे पीछे हो या इधर से निकल जाए, इधर से जगह है आराम, अंदर बैठने दीजिए। अब आ जाइए आपका मामले की रिपोर्ट दर्ज करना। तो आपका अध्याय 5 में है, तो धारा 19 को शुद्ध रूप से जोड़कर पढ़िएगा। सीआरपीसी की धारा 154 से संज्ञेय अपराध की सूचना वहां किसको दी जाती थी सीआरपीसी में, तो थाने के भार साधक अधिकारी। तो यहाँ किसको सूचना दी जाएगी, या तो लोकल पुलिस को, या विशेष किशोर आपका पुलिस यूनिट, ये याद रखेगा। तो एफआईआर के लिए अपराध की सूचना किसको दी जाएगी ये पूछ सकता है। ऐसी सूचना लिखी जाएगी, फिर आपका पढ़कर बालक अगर देता है तो सरल भाषा में सुनाई जाएगी,
फिर प्रविष्टि यानी कि जो सीआरपीसी की धारा 154 में प्रावधान किया गया है, लगभग हल्का सा चेंज करके एफआईआर के बारे में भी पास्को एक्ट में प्रावधान है। क्योंकि वहीं वहाँ सूचना थानेदार को दी जाती थी, तो यहाँ सूचना के लिए एक स्पेशल पुलिस बन गई है। या तो आप थानेदार को दीजिए, या आपका एक और पॉइंट है कि आप विशेष किशोर पुलिस यूनिट को भी दे सकते हैं। ये आपका प्रावधान किया गया है। इसके बाद आपका सूचना जैसे ही पुलिस को मिलती है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि वह अगर बालक की देख रेख की आवश्यकता है तो 24 घंटे के अंदर सूचना के आपका किसको सूचित करेगी? तो एक तो न्यायालय को, विशेष न्यायालय को, और दूसरा किसको? आपका बाल कल्याण समिति को। ये पूछ सकता है कितने घंटे के अंदर। 24 किसको सूचना देगी पुलिस? तो आपका बाल कल्याण समिति को, और दूसरा किसको? स्पेशल कोर्ट को, यानी कि विशेष न्यायालय। इधर बैठिए भाई, तीन तीन लोग इधर बैठिए, आगे 2 लोग बैठे हैं। देखिए, इसके बाद आपका जो पूछा जा सकता है, धारा 20 हम बताए थे मीडिया के लिए आपका कुछ है, तो क्या मीडिया आपका नामों को ओपन करेगी कि नहीं? बालक की पहचान प्रकट करेगी कि नहीं? नहीं करेगी। और अगर प्रकट कर देती है तो वह दंड की भागी होगी। तो इसको जोड़ लेना है आईपीसी में भी कि पीड़ित दुराचार की शिकार महिला की पहचान प्रकट न की जाए, को पूछा जाता है जो भी कारण है। और सेक्शन याद रखिएगा आपका 228 ए, यानी कि 228 ए में ये आईपीसी में है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका हमने धारा 21 बताई थी कि मामले की रिपोर्ट दर्ज करने या सूचना देने में विफल रहने पर इसको शुद्ध रूप से जोड़ना है। यानी कि अगर थानेदार एफआईआर दर्ज करने से इनकार करता है, या कोई व्यक्ति जानता है कि अपराध हुआ सूचना नहीं देता, तो वह दंड का भागी होगा। इसको जोड़ लेना है आईपीसी की धारा 166 ए से, जहाँ की एफआईआर दर्ज करने से इनकार करना दंडनीय है, और थाने का भार साधक अधिकारी दंड का भागी होता है। इसके बाद हमने बताया था 22 मिथ्या आपका सूचना देना, इसको जोड़ना है आपका फाल्स एफआईआर से, और वह धारा आईपीसी की 211 में। मीडिया के लिए प्रक्रिया आपका 23 में है। ये यहाँ आपका, अब आइए अध्याय 6 हमें शुरू करना है। अध्याय 6 बालक के कथनों को अभिलिखित करने के लिए प्रक्रिया। फिर एक बार सीआरपीसी में देखिए कथन कैसे अभिलिखित किए जाते हैं। मैं कल बताया भी था, फिर एक बार मैं बता रहा हूँ। बैठिए तीन लोग। कथन कैसे लिखे जाते हैं, तो फिर एक बार सीआरपीसी में भी एक क्वेश्चन आ सकता है, और थोड़ा बहुत आपका अंतर मिलेगा आपका पास्को एक्ट में। देखिए, स्टेटमेंट 2 लोग लिखते हैं। एक तो आपका लिखते हैं, कह सकते हैं पुलिस वाले, तो पहले पुलिस वालों से लिखवा लिया जाए। आपका बालक का भी स्टेटमेंट दोनों लिखेंगे, एक पुलिस वाले और दूसरा आपका न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो पहले सीआरपीसी 1 लाइन 2 लाइन देखिए। तथ्य एवं परिस्थितियों से परिचित व्यक्तियों को पुलिस तलब करती है लिखित आदेश जारी करके। ये झारखंड में पूछा गया था कि पुलिस क्या इशू करती है, समन की, वारंट की, रिटेन आर्डर। ये झारखंड जे में पूछा गया था। लिखित आदेश देती हैं कि आप आइए, और किस धारा के तहत? सीआरपीसी में 160। याद रखिए, किसको नहीं बुलाया जा सकता, ये क्वेश्चन अच्छा है। एज याद रखिए, अगर बालक है और 15 वर्ष से क्या है कम है, तो थाने पर न बुलाकर उसके घर जाकर या अस्पताल जहाँ भी हो पूछताछ की जाएगी। किसी स्त्री को चाहे किसी भी एज की हो, थाने पर नहीं बुलाया जाएगा, और 65 वर्ष से ऊपर के
बूढ़े व्यक्ति को भी बुलाया। जब बुला ली पुलिस या घर पर गई तो स्टेटमेंट या बयान या कथन अभिलिखित करती हैं। वह कथन अभिलिखित किया जाता है अगली धारा में 161 में। और ऐसे कथनों का एविडेंशियल वैल्यू यानी कि साक्ष्य में महत्व क्या होगा, ये सीआरपीसी की धारा 162 खूब पूछा जाता है। तो केवल और केवल किसके लिए ऐसे कथनों का यूज होगा, संपुष्टि के लिए कि खंडन के लिए, यानी कि कार्बोरेटिंग नेचर का होगा कि आपका कंट्राडिक्शन के लिए। बैठिए तीनों, कंट्राडिक्शन के लिए मार्क कराइएगा, कार्बोरेटिंग नेचर का नहीं। इसके लिए केवल आपका खंडन, या बार काउंसिल ऑफ इंडिया में पूछा गया था विरोध के लिए। तो विरोध का मतलब ये हुआ कंट्राडिक्शन यानी कि खंडन। कल मैं बताया था एविडेंस की एक धारा और यहाँ जोड़कर पढ़िएगा खंडन के लिए 145 यानी कि 145। इसके बाद मजिस्ट्रेट भी स्टेटमेंट दर्ज करते हैं और वह करते हैं आपका सीआरपीसी की धारा 164 में। और आपका तो यहाँ भी बालक का स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट दर्ज करेंगे और 164 की ज़्यादातर प्रक्रिया का पालन करेंगे। फिर आपका 164 ए सीआरपीसी कहती हैं कि जो दुराचार की शिकार महिला है, जैसे ही पुलिस अधिकारी को अपराध की सूचना मिलती है तो महिला की सहमत से उसका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। और समय याद रखिएगा कितने घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर। तो यहाँ भी बालक या बालिका के खिलाफ सेक्सुअल ऑफेंस किया गया है या प्रयास किया गया है तो उसका सूचना जैसे ही पुलिस को मिलती है, यानी कि स्थानीय पुलिस को या विशेष पुलिस जो है यूनिट वाले, तो उसके कितने घंटे के अंदर बालक या बालिका की चिकित्सकीय परीक्षा होगी, 24 घंटे। अगर बालिका है तो चिकित्सकीय परीक्षा महिला डॉक्टर होगी, द्वारा होगी कि पुरुष डॉक्टर द्वारा, महिला डॉक्टर द्वारा। यही बातें आपका अब पास्को एक्ट में पढ़नी है। देखिए अब आपका आसान हो जाएगा, अब जो नियम है वह बिल्कुल आसान हो जाएगा, बस सेक्शन आपको याद करना है। और 90% प्रावधान आपका सीआरपीसी वाला ही चलेगा। तो देखिए धारा 24 बालक के कथनों को अभिलिखित किया जाना। तो जो पुलिस है वह बालक के कथन को अभिलिखित करेगी। कथन लिखने के लिए क्या थाने पर बालक को बुलाया जाएगा कि उसके निवास या अन्य जगह जाकर जहां वह माने उसके माता पिता सहमत दें, वहां जाकर आप बताइए रिकॉर्ड किया जाएगा कि थाने पर बुलाकर, हाँ निवास स्थान पर। बालक का जब कथन अभिलिखित किया जाएगा तो पुलिस वाला वर्दी में रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, सादा ड्रेस में रहिए। और आपका माने प्रयास ये किया जाएगा कि बालक का संपर्क अभियुक्त से न हो, क्योंकि अभियुक्त से हो जाएगा तो हो सकता है वो डरवा धमका दे और बालक डर जाए और बयान सही न दे। और पुलिस का भी कर्तव्य है कि मीडिया में बालक की पहचान प्रकट करे कि न करे। इसीलिए देखे होंगे जब भी अखबार में निकलती हैं ऐसी घटनाएं तो आगे लिखा रहता है काल्पनिक नाम, और टीवी में जब दिखाया जाता है तो चेहरा ढक दिया जाता है, झिलमिलाने लगता है चेहरे पर। झिलमिलाहट आ जाती है। इसीलिए कि अगर पहचान प्रकट कर दिए तो आईपीसी की धारा 228 से और यहाँ भी आप दंड के क्या होंगे, भाग। फिर एक नियम याद रखिए, अगर देखिए जो भी अपराध इसमें है ये ज़्यादातर अपराध आपको आईपीसी में भी मिलेंगे और पास्को एक्ट में, तो आगे हम बताएंगे। तो अगर एक ही अपराध दो या दो से अधिक कानूनों में है तो बताइए क्या दोनों कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज होगी कि नहीं होगी, मुकदमा चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन दंड कौन दिया जाएगा, जिसमें कम दंड हो कि ज़्यादा, तो ज़्यादा अब न कह के गुरुत्तर कहिएगा, गुरुत्तर।
तो बस एक धारा आपका निकल गई आगे वाली, लेकिन बताएंगे हम सेक्शन वाइज। आपका पुलिस एक्ट में जोड़ना है इत्यादि में, लेकिन सेक्शन वाइज चलेगा। आपका एक धारा तो यही आएगी। अगला देखिए आपका धारा 25 आ जाइए। मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन को अभिलिखित किया जाना। तो जब मजिस्ट्रेट अभिलिखित करेंगे तो सीआरपीसी की किस धारा का पालन करेंगे? 164 का। इसमें भी आपका ज़्यादा पूछ माने पढ़ने की बात ना करिए भाई, पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इसके बाद धारा 27 हम बताए थे, बालक की चिकित्सकीय परीक्षा बता ही गया था। इसको शुद्ध रूप से सीआरपीसी की कौन सी धारा से जोड़ेंगे? 164 से। सूचना मिलने के कितने घंटे के अंदर, एकदम रटे रहिए। और बालिका है तो उसका मेडिकल चेकअप किसके द्वारा? पुरुष डॉक्टर द्वारा कि महिला डॉक्टर द्वारा? महिला। बस हो गया आपका 2 लाइन में। इसके बाद आइए स्पेशल कोर्ट से आपका क्वेश्चन अब बनेंगे। यानी कि अब हमें जो देखना है अध्याय 7 देखना है, विशेष न्यायालय। आपका सेक्शन 28 से लेकर और 32 तक। देखिए यहाँ आपका पूछ क्या सकता है, थोड़ा सतर्क रहिएगा कि पास्को एक्ट के तहत सामान्यतः स्पेशल कोर्ट किसे माना जाता है? तो कोर्ट ऑफ सेशन को, यानी कि सत्र न्यायालय को। यानी कि जो भी मुकदमा इस अधिनियम के तहत चलेंगे वह मजिस्ट्रेट के न्यायालय में न चलकर कहाँ चलेंगे? सत्र न्यायालय। या अगर बालकों के लिए कोई अलग आपका न्यायालय बन गया हो तो उस न्यायालय में चलेंगे। और अलग न्यायालय जहाँ नहीं है तो कौन सा न्यायालय स्पेशल कोर्ट या विशेष न्यायालय माना जाएगा? अच्छे से इसको तैयार रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। तो जहाँ भी देखेंगे आप, चाहे SC ST एक्ट हो या जहाँ भी, ज़्यादातर मामलों में कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि सत्र न्यायालय को ही विशेष न्यायालय घोषित किया गया है। जैसे SC ST एक्ट में कि कौन विशेष न्यायालय होगा, तो वहाँ अगर अलग से नहीं गठित किया गया है तो वहाँ भी कौन न्यायालय है? कोर्ट ऑफ सेशन। ये क्वेश्चन आ सकता है, स्पेशल कोर्ट कौन होगा यहाँ? कोर्ट ऑफ सेशन। अब सेक्शन देखिए, विशेष न्यायालयों को अभिहित करना यानी कि आपका निर्धारित करना। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन से विशेष न्यायालयों को कैसे निर्धारित किया जाएगा? तो राज्य सरकार करेगी, लेकिन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात। ये भी पूछा जाता है, विशेष न्यायालय कैसे निर्धारित किया जाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि इस अधिनियम के तहत अपराधों की जांच और विचारण किस न्यायालय में चलेगा, इसका निर्धारण कैसे होगा? तो एक लाइन याद रखिएगा, राज्य सरकार करेगी, लेकिन अपने मन से नहीं कर पाएगी। किसके परामर्श से? उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। ये लाइन याद रखिएगा। देखिए अब बैरक की भाषा, त्वरित विचारण उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए। तो पहला तो आ गया स्पीडी ट्रायल। त्वरित विचारण मतलब शीघ्र विचारण। तो क्वेश्चन आपका अगर अंदर जाकर पूछे तो ये क्वेश्चन आ सकता है, वहीं बैरक पर ही लिखिए कि स्पीडी ट्रायल या शीघ्र विचारण या त्वरित विचारण का प्रावधान या स्पीडी ट्रायल का प्रावधान किस सेक्शन में दिया गया है? तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 28। अब जहाँ जहाँ यही आपका मने नियम है, जिस जिस कानून में जहाँ जहाँ स्पीडी, पहले ट्रायल समझिए भाई आपका होता क्या है। स्पीडी ट्रायल का मतलब ये हुआ कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपका मामले का निपटारा कर दिया जाए। तो अब कितना दिनों में निपटारा होगा, अभी 2 4 धारा बाद हम बताएंगे। लेकिन एक नियम याद रखिए, जब विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान कर लेता है तो बालक के कथन को 1 मास के अंदर अभिलिखित किया जाएगा।
और विचारण 1 वर्ष में पूरा किया जाएगा। तो यहाँ हम आगे धारा में बताएंगे, लेकिन अभी याद रखिए कि आखिर ट्रायल अधिकतम कितने दिनों में पूरा कर लेना चाहिए। तो अपराध के काग्निजेंस या संज्ञान के अगले कितने साल के अंदर? 1 वर्ष। याद रखिएगा, कितने साल के अंदर। ये क्वेश्चन आपका अगली धाराओं में मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। त्वरित विचारण का मतलब ये हुआ जल्दी से जल्दी मामले में फैसला दिया जाए। तो अधिकतम कितने दिनों में पूछ सकता है फैसला दिया जाना चाहिए? तो जिस दिन संज्ञान लिया गया उसके अधिकतम कितने दिन के अंदर आगे? 1 साल। अभी हम धारावाइज बताएंगे वो। दूसरा, स्पीडी ट्रायल का मतलब ये हुआ कि जब एक बार गवाहों की परीक्षा शुरू हो गई कोर्ट में, तो डेली बाई डेली चलेगी जब तक कि न्यायालय कारण दिखाकर आपका उस पर माने उसे अगली डेट के लिए स्थगित न करे। इसी को स्पीडी ट्रायल कहते हैं। और जहां भी ये प्रावधान रहेगा, आप उसी प्रावधान को कोरिलेट करना है। 4 एंगल से कोरिलेट कर लीजिए डायरेक्ट पर ही कि स्पीडी ट्रायल सीपीसी में कहाँ है। तो सीपीसी में लिखिए आदेश 17। सीपीसी का आदेश 17 आर्डर 17 में है। उसको लिखिए। तो स्पीडी ट्रायल सीपीसी का आदेश कौन सा हुआ? 17। क्रिमिनल मामलों के लिए सीआरपीसी की धारा 309। लिखिए, सीआरपीसी की धारा 309 में सेम बात कही गई है। अच्छे से तैयार करके जाइए। सीआरपीसी में कहाँ है? 309। अब लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन आ जाइए। स्पीडी ट्रायल एक फंडामेंटल राइट है और किस अनुच्छेद में समाहित है? किस केस में कहा गया? 2 क्वेश्चन बनता है। तो अनुच्छेद 21 में समाहित है। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। लिखिए, त्वरित विचारण अनुच्छेद 21 में एक मूल अधिकार है। कहीं लिख लीजिए अलग से, हो सकता है लिखवाते समय कोरिलेट न हो। त्वरित विचारण अनुच्छेद 21 में एक मूल अधिकार है। केस याद रखिएगा, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। इसी केस में सर्वप्रथम ये कहा गया। तो केस लिख लीजिए, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। ठीक है, फिर एक बार सतर्क रहना है क्वेश्चन पर। अगर फ्री लीगल एड पूछे, निःशुल्क विधिक सहायता पूछे, तो हास्कट का केस मारिएगा। और फिर आपका स्पीडी ट्रायल पूछे तो हुसैन आरा खातून। ये दोनों केस हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। तो अगर दोनों एक साथ पूछ ले कि त्वरित विचारण भी और निःशुल्क विधिक सहायता दोनों आ जाए, तो हुसैन आरा खातून मारिए। केवल आपका निःशुल्क विधिक सहायता आ जाए तो आपका हास्कट मारिए। केवल आ जाए त्वरित विचारण तो हुसैन आरा खातून। लेकिन दोनों दे दे तो दोनों बातें ये सही बात है कि आपका किस में कहा गया? हुसैन आरा खातून। ये मॉडल पूछ सकता है, पूछा भी गया है। अगला देखिए आपका त्वरित विचारण। अब आगे देखिए, अभी पहला शब्द उठाया गया बैरेक का, 3-4 क्वेश्चन निकले इससे। देखिए आपका त्वरित विचारण उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राजपत्र में नोटिफिकेशन जारी करके प्रत्येक जिले के लिए इस अधिनियम के तहत अपराधों का विचारण करने के लिए कोर्ट ऑफ सेशन या सत्र न्यायालय को एक विशेष न्यायालय होने के लिए अभिहित करेगी, निर्धारित करेगी। तो फिर बताइए, स्पेशल कोर्ट आपका कैसे निर्धारित हो गया? बताया ही गया था। और कौन निर्धारित करेगा ये भी मैं बता चुका हूँ। और किस कोर्ट को निर्धारित किया जाएगा? सामान्यतः कोर्ट ऑफ सेशन को। परंतु बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु यदि सत्र न्यायालय को
बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 या तत्समय किसी अन्य विधि के अधीन उन्हीं प्रयोजनों के लिए अभिहित किसी विशेष न्यायालय को बालक न्यायालय के रूप में अगर अधिसूचित कर दिया गया है, तो ऐसा न्यायालय इस धारा के तहत विशेष न्यायालय समझा जाएगा। यानी कि अगर अन्य कानून बनाकर कोई स्पेशल कोर्ट बना दिया गया और उसी को विशेष न्यायालय माना गया है, तो सत्र न्यायालय नहीं मानकर वह न्यायालय आपका स्पेशल कोर्ट माना जाएगा। यानी कि जब तक किसी अन्य कोर्ट को स्पेशल कोर्ट न बना दिया जाए, तब तक मैं बता दूं कौन सा न्यायालय स्पेशल कोर्ट माना जाएगा, कोर्ट ऑफ सेशन। ये यही एक लाइन याद रखना। अगला देखिए, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय कोई विशेष न्यायालय ऐसे अपराध का भी विचारण कर सकेगा जिसके साथ अभियुक्त को सीआरपीसी के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जा सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि बालक के प्रति अगर कोई व्यक्ति सेक्सुअल ऑफेंस किया है, उसको चोट पहुंचाया है, यानी कि यह तो आपका साधारण चोट या गंभीर चोट यानी कि हर्ट या ग्रीवियस हर्ट, तो क्या मने दुराचार का मुकदमा के साथ साथ घोर उपहत का मुकदमा इस न्यायालय में चल सकता है कि नहीं, कि अलग चलेगा? इसी न्यायालय में चलेगा। अब 4 न्यायालय थोड़े होंगे। यानी कि इस कानून के तहत और आईपीसी इत्यादि कानूनों के तहत अपराध हैं, तो सभी अपराधों को एक ही साथ क्या कर दीजिए, विचारित। कोई अलग अलग नहीं करना है कि आईपीसी वाला अलग किया जाए। इसके बाद आपका आईटी एक्ट वाला भी इसमें है, वो नहीं पढ़ना है कि अगर अश्लील सामग्री का प्रकाशन इत्यादि किया गया है, तो यही स्पेशल कोर्ट उसका भी क्या कर देगा, साथ साथ विचारण, कोई अलग से विचारण करने की आवश्यकता नहीं। देखिए धारा 29, कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा यानी कि प्रिजम्पशन। तो अगर धारा 3, 5, 7 और 9 के अधीन किसी व्यक्ति ने आपका अपराध किया है, तो न्यायालय यह अनुमान लगाएगा कि इसी व्यक्ति ने ही यह अपराध किया है। यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। किस पर शिफ्ट हो जाएगा, अभियुक्त पर। यानी कि आपका एविडेंस की एक धारा देखिए तब सही रहेगा। एविडेंस की धारा 114 ए हम शुरू करते हैं। यानी कि आपका दुराचार के मामलों में उपधारणा। क्वेश्चन एक बनता है कि अगर कोई 18 वर्ष या उससे अधिक की महिला है और ये न्यायालय में ये कहती हैं कि मेरे साथ दुराचार या दुराचार का प्रयत्न किया गया और इसके लिए मेरी कंसेंट नहीं थी, तो न्यायालय यह अनुमान लगा लेगा, यह उपधारणा कर लेगा, यह प्रिज्यूम कर लेगा कि स्त्री की सम्मति के बिना ये अपराध अभियुक्त ने किया है और अभियुक्त ने अपराध किया है। अब अभियुक्त को साबित करना पड़ेगा कि स्त्री की सम्मति थी। तो सबूत का भार जो महिला पर था वह किस पर शिफ्ट हो गया, अभियुक्त पर। तो सेम वही नियम है। 114 आपका 14 ए में जो नियम है, यहाँ भी याद रखिए, अगर बालक के प्रति या बालिका के प्रति कोई सेक्सुअल ऑफेंस इत्यादि किया गया है, तो न्यायालय ये मान कर चलेगा कि अभियुक्त ने ये अपराध किया है। अब किसको साबित करना पड़ेगा कि हम नहीं किए हैं, अभियुक्त को। तो सबूत का भार किस पर चला जाएगा, अभियुक्त पर। एक क्वेश्चन अच्छा एविडेंस से बनता है कि उपधारणा साक्ष्य है कि नहीं, साक्ष्य नहीं है, बल्कि ये सबूत के भार को एक पक्षकार से क्या करती है, दूसरे पक्षकार पर शिफ्ट करती है। तो यहाँ बताइए, जो अभियोजन का दायित्व था वो किस पर शिफ्ट हो गया, अभियुक्त पर। किसको साबित करना पड़ेगा कि हम अपराध नहीं किए, अभियुक्त को। किस धारा में, 29 में। और न्यायालय क्या मानकर चलेगा कि अभियुक्त ने ही दुराचार किया है। बहुत कड़ा नियम है, देखिए पहले मानकर। अभी एक और कड़ा नियम आपका एक्टस रिया और मेंस रिया में अगली धारा में आएगा,
29 देखिए, आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। पहले देखिए, आपराधिक मानसिक दशा का मतलब मेंसरिया, यानी कि आपराधिक मानसिक दशा का मतलब जो, अब एकदम इसका कंसेप्चुअल चलिए पहले तो, और फिर अपवाद भी हैं। देखिए ध्यान से, बहुत अच्छे से, बहुत कड़ा कड़ा नियम है पास्को एक्ट में, इसीलिए लोग डरते रहते हैं। लग जाता है तो जल्दी जमानत नहीं होती। एकाएक नियमों को जानिए। एकदम हम शुरुआती दौर से उठाते हैं। आपका जो इंग्लैंड के कॉमन लॉ की मैक्सिम है, अब कॉमन लॉ न पूछिएगा क्या होता है, जूरिस्प्रूडेंस में बताया गया था कि वहाँ का जो परंपरागत कानून है, रूढ़िगत कानून है, कि एक्टस नॉन फैसिट रियम नाइसी मेंस सेट्रिया, मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका इंटेंशन या दुराशय या आशय या आपका मनोदशा या मनः स्थिति कहिए उस अपराध को करने की न हो। तो झारखंड में एपीओ में पूछा गया कि अपराध के लिए क्या क्या आवश्यक है, एक्टस रिया, मेंस रिया, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब रहेगा दोनों। एक्टस रिया मतलब आपराधिक कार्य, और मेंस रिया मतलब ये हुआ कि उस कार्य को करने का व्यक्ति का क्या हो, इरादा, वही आशय, इरादा हो। तो दो तत्व आवश्यक हैं। अब आइए, केवल एक्टस रिया के आधार पर व्यक्ति दोषी नहीं होगा, आपका मेंस रिया भी आवश्यक है। तो धारा आपका 29-30 ये बताएगी कि अगर किसी व्यक्ति पर इल्जाम है कि इसने बच्चे के प्रति अपराध किया है इस कानून के तहत, तो ये उपधारणा की जाएगी कि ऐसे अभियुक्त का मेंसरिया, यानी कि मनः स्थिति, यह आशय बच्चे के प्रति सेक्सुअल ऑफेंस करने का था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका मेंसरिया या दुराशय के बारे में उपधारणा की जाएगी, और वह उपधारणा किस धारा में है, 30 में। यानी कि सामान्यतः अभियोजन को साबित करना पड़ता है कि अभियुक्त ने आपराधिक कार्य किया और अभियुक्त का इरादा इस कार्य को करने का था, लेकिन न्यायालय ये मानकर चलेगा कि अभियुक्त का इरादा इस कार्य को करने का था। अब किसको साबित करना पड़ेगा कि हमारा आशय नहीं था, अभियुक्त पर, क्योंकि सबूत का भार किस पर चला गया। तो फिर याद रखिए, अपराध किया यानी कि एक्ट किया, उसके बारे में उपधारणा 29 में, यानी कि एक्ट्रेस रिया के बारे में उपधारणा की धारा में 29 में, और मेंस रिया के बारे में उपधारणा किस में, 30 में। याद रखिए, मानकर चला जाएगा कि आपने ये अपराध किया 29 में, 30 में ये मानकर चला जाएगा कि आपका इरादा ये अपराध करने का था। बहुत कड़ा नियम है, आपका अभियुक्त को करना पड़ेगा कि हमने ये नहीं किया या हमारा इरादा नहीं था, नहीं तो न्यायालय तो ये मानकर चल ही रहा है कि आपका ये इरादा था। इसके बाद आपका विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को सीआरपीसी का लागू होना। तो जहां तक जमानत इत्यादि के बारे में प्रावधान है, सीआरपीसी के प्रावधान लागू होंगे, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन में लोक अभियोजक मामला संचालित करते हैं, तो यहाँ भी आ जाएंगे विशेष लोक अभियोजक। 32 आपका पूछा जा सकता है, 31 भले छोड़ दीजिए। विशेष लोक अभियोजक, देखिए आपका क्वेश्चन क्या बनेगा। जो ये कोर्ट ऑफ सेशन को स्पेशल कोर्ट समझा गया है, घोषित किया गया है अभियोजन का संचालन करने के लिए, बच्चे की ओर से मुकदमा लड़ने के लिए, आपका सरकार वकील देगी, बच्चे को प्राइवेट वकील रखने की आवश्यकता नहीं। जो सरकार वकील नियुक्त करेगी उसका नाम पहले जानिए क्या होगा, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, विशेष लोक अभियोजक। एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, बनता भी है सीआरपीसी में,
और वह क्वेश्चन आपका बनता है कि विशेष लोक अभियोजक के लिए आपका धारा कह सकते हैं कि 32 में कितने साल का अधिवक्ता के रूप में कम से कम अनुभव हो, 7 साल। उसको अंडरलाइन करिए। आपका दूसरे खंड में देखिए, किसको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या सरकारी वकील बनाया जा सकता है, तो जो कम से कम 7 वर्ष के अधिवक्ता के रूप में क्या रखता हो, अनुभव। भाई 7 वर्ष याद रखिएगा आपका। अब फिर एक बार ये देखिए, आपका पास्को एक्ट में 7 वर्ष है, सीआरपीसी में ही पूछे तो 10 साल। अब ये नहीं कि आप उल्टा समझिए। पास्को एक्ट में अगर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए कितने साल का कम से कम अनुभव पूछ ले तो 7 साल मारिएगा, 7 ईयर। यही क्वेश्चन अगर सीआरपीसी में पूछ ले तो आप 10 साल मारिए। तो देखिए सीआरपीसी में फिर आपका इसके पहले वाले एपीओ में क्वेश्चन बना था और सीआरपीसी, अब इस पर देखिए इसी धारा पर कोरिलेट करिए। लोग अब देखिए सीआरपीसी में कैसे क्वेश्चन बना है। ये आपका इसके पहले वाले एपीओ में बना था कि लोक अभियोजक की परिभाषा दंड प्रक्रिया संहिता द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की किस धारा में दी गई है। पहले तो सेक्शन याद रखिएगा 2U। लोक अब इसके बाद लोक अभियोजक किसे माना जाएगा, जिसे सरकार ने सेक्शन 24 के तहत क्या किया हो और ऐसे नियुक्त व्यक्ति के निर्देश में, यही लोग गलत करते हैं। जो 24 में जो सरकारी वकील या लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है, उसके निर्देश में कार्य करने वाला व्यक्ति भी लोक अभियोजक माना जाएगा, भले ही सरकार ने उसे अपॉइंट न किया। यही क्वेश्चन गलत होता है निर्देश वाला, और यही आपको सही करना है। अब धारा 24 में लोक अभियोजक के लिए कम से कम अधिवक्ता के रूप में अनुभव कितना होना चाहिए, लेकिन अगर पूछ ले विशेष लोक अभियोजक के लिए तो वहाँ कितना, 10 साल। फिर एक बार याद रखिए तो लोक अभियोजक कहाँ परिभाषित है, याद रखिए पूछा जाता है सीआरपीसी में 2U। लोक अभियोजक की नियुक्ति की धारा के तहत 24 के तहत, और लोक अभियोजक या पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए कम से कम कितने दिनों तक अधिवक्ता के रूप में अनुभव हो, 7 साल। जिस दिन आप बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराए हैं उसी तारीख से आपका अनुभव गिना जाएगा। मैं बता दूं, पास होने की तारीख से नहीं, अनुभव की गणना कब से की जाती है, जिस तारीख को आपका बार काउंसिल में क्या हुआ है, रजिस्ट्रेशन। तो रटे रहिए, अंतर है। फिर एक बार हम बता रहे हैं, अगर पास्को एक्ट के तहत पूछ ले कि विशेष लोक अभियोजक के लिए कम से कम कितने साल अनुभव होना चाहिए तो 7 मारिए, लेकिन यही क्वेश्चन सीआरपीसी में चला जाए तो 7 नहीं, वहाँ क्या मारना है, 10 साल। तो ये आपका आ गया। अब आइए आपका अध्याय 8 देखा जाए और विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां देखा जाए तो धारा 33 देखिए, विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियां। तो पहला आपका 2 चीज़ें यहाँ पूछी जा सकती हैं और यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है, और समय का उल्लेख आपका सेक्शन 33 में है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, मैं बता दूं, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो स्पेशल कोर्ट घोषित किया गया है किसको, सामान्यतः कोर्ट ऑफ सेशन को। तो कोर्ट ऑफ सेशन ऐसे अपराधों का काग्निजेंस या संज्ञान सीधे लेगा कि मामले को सुपुर्दगी या कमिटल के बाद लेगा। तो
देखिए फिर एक बार यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस है हमारे हिसाब से। एक तो संज्ञान पर पूछ सकता है क्वेश्चन। दूसरा आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। आपका दो समय हम बताएंगे। और तीसरा बालक की जब परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा, प्रत परीक्षा, पुनः परीक्षा, अतिरिक्त प्रत परीक्षा एविडेंस वाली, तो सबसे पहले वकील साहब क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन का मॉडल न्यायालय को देंगे। और तब न्यायालय कहेगा कि एक कहे क्रम से क्वेश्चन आप बालक से पूछिए, और वो भी बालक थक न जाए, तो बीच बीच में क्या न्यायालय देगा? विराम। तो पहला क्वेश्चन आपका ये आया कि कोर्ट ऑफ सेशन ऐसे इस कानून के तहत अपराधों का डायरेक्ट संज्ञान लेगा, सीधे संज्ञान लेगा, यानी कि बिना सुपुर्दगी के लेगा, यानी कि पहली बार में ही मुकदमा कहाँ जाएगा? कोर्ट ऑफ सेशन। जबकि सीआरपीसी में अंतर है। सामान्यतः कोर्ट ऑफ सेशन सीआरपीसी में तब संज्ञान लेता है जब धारा 209 के तहत मजिस्ट्रेट उसे मामला क्या करें? भेजें। यानी कि पहले मजिस्ट्रेट के यहाँ मामला जाता है, तब कहाँ? कोर्ट ऑफ सेशन। लेकिन इस कानून में ऐसा नहीं होगा। डायरेक्ट मामला कहाँ जाएगा? ये याद, सीधे संज्ञान लेगा कि सुपुर्दगी के बाद पास्को एक्ट में? सीधे। सीधे माने पहली बार ही मामला कहाँ जाएगा? अब दूसरा क्वेश्चन बन सकता है आपका कि संज्ञान किस पर लिया जाएगा? सत्र न्यायालय कैसे अवगत होगा? किन आधारों पर अवगत होगा कि आपका अपराध किया गया है? तो फिर सीआरपीसी में बताइए आप लोग। तो धारा 190 सीआरपीसी 1 में तीन आधार संज्ञान के बताए गए हैं, अपराध से अवगत होने के बताए गए हैं। आपका पहला आपका परिवाद किया गया हो, दूसरा पुलिस ने रिपोर्ट भेजी, और तीसरा सु मोटो। लेकिन अब यही क्वेश्चन आपका निकालना है, सीआरपीसी में अगर आ जाए कि संज्ञान किन आधारों पर? तीन दिया रहे, उपर्युक्त सभी दिया रहे, तो सभी मारिए। फिर एक बार हम बता रहे हैं, सीआरपीसी में परिवाद पर, दूसरा पुलिस रिपोर्ट, और तीसरा सुमोटो, यानी कि स्वप्रेरणा या स्वयं के ज्ञान। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पास्को एक्ट में आ जाए कि सत्र न्यायालय किन आधारों पर संज्ञान लेगा ऑफेंस का आपका, तो तीनों नहीं मारना है जो बेरेक्ट में लिखा है। तो बेरेक्ट में बताइए कौन कौन आधार लिखा है? एक तो परिवाद या कंप्लेंट लिखा है, और दूसरा पुलिस रिपोर्ट। तो क्वेश्चन का मॉडल बना लीजिए कि सत्र न्यायालय किन आधारों पर पास्को एक्ट के तहत संज्ञान ले सकता है? परिवाद पर, पुलिस रिपोर्ट पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार कराएंगे? दोनों। किस पर नहीं ले सकता? तो स्वयं के ज्ञान पर। ये क्वेश्चन का मॉडल पूछ सकता है। अब बालक की परीक्षा शुरू करवाई जाए जब बालक की परीक्षा होगी, तो पहला नियम यह है कि डायरेक्ट बालक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है, पहले उसकी लिस्ट किसको सौंप दीजिए? न्यायालय को। न्यायालय एक एक क्रम से क्वेश्चन पूछने की इजाज़त देगा। बालक थक न जाए, इसलिए बीच बीच में क्या देगा? गैप देगा। अब दो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ कि जिस तारीख को सत्र न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लिया है, उसके कितने दिनों के अंदर बालक की कथन अभिलिखित किया जाएगा? बालक की परीक्षा होगी 30 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 30 दिन। एक माह लिखा है कि 30 दिन भाई? एक सेकंड भाई। ये 35 में है भाई आपका। पाँच। ये जो आपका चलेगा 35 में चलेगा, इसमें नहीं है समय। इसमें आपका दो तीन बातें और हैं, देख लीजिए तब आपका
मामले का निपटारा कितने समय में किया जाए? ये 35 में है, तो पहले आपका इस धारा को देख लिया जाए। 2-3 बातें और बची हैं। एक दो अगली बात ये बची है कि बालक की जब भी परीक्षा होगी तो उसके गार्जियन अगर रहें तो सही रहेगा। गार्जियन की उपस्थिति में होगी। आपका बालक का बाल न्यायालय ये प्रयास करेगा कि बालक को बार बार न बुलाया जाए, बार बार परेशान कोर्ट में आने के लिए न किया जाए। अब आ जाइए धारा 34 आ जाइए। बालक द्वारा अपराध किए जाने और विशेष न्यायालय द्वारा आयु का अवधारण करने के मामले में प्रक्रिया। अगर 18 वर्ष से कम के बालक द्वारा ही किसी बालक या बालिका के प्रति सेक्सुअल ऑफेंस किया गया है तो क्या प्रक्रिया होगी? इसको भी थोड़ा सतर्क होकर समझिए। अगर बालक जो अपराध सेक्सुअल या लैंगिक किया है उस बालक के प्रति या बालिका के प्रति किया है, अपराध करने के दिन उसकी एज 18 वर्ष से कम है, तो एक अलग कानून बना है, आपका जुनाइल जस्टिस एक्ट, यानी कि किशोर न्याय बालकों की देख रेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015। और किशोर न्यायिक बोर्ड के समक्ष बालक को प्रस्तुत किया जाएगा और किशोर न्यायिक बोर्ड में मुकदमा चलेगा। ये याद रखें। लेकिन वर्तमान में अब उतना हम नहीं बता सकते, बहुत लंबा चल जाएगा। आपका जुनाइल जस्टिस एक्ट अति महत्वपूर्ण कानून है। वैसे सिलेबस में उसको भी रखना चाहिए था, अब क्यों नहीं रखा गया वो अलग बात है। क्योंकि अति महत्वपूर्ण पास्को एक्ट के साथ साथ अगर बालक के प्रति अपराध सेक्सुअल किया गया तब पास्को एक्ट, और बालक ने ही कोई अपराध कर दिया चाहे बालक के प्रति या किसी के प्रति, तब उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी, इसके लिए जुनाइल जस्टिस एक्ट 2015 बना है। आयु का निर्धारण किया जाता है, उसी में जहाँ फंस जाता है कि अगर 18 साल से कम है तो आज भी दंड क्या है बालक के लिए, कम। अब जो सर्टिफिकेट होता है वो मान्य होता है भाई, उसके बाद कुछ नहीं है तो आपका मेडिकल चेकअप होता है, हड्डी देखकर, दांत देखकर इत्यादि। हड्डियों का विकास के अनुसार बालक की क्या की जाती हैं। लेकिन अगर वो 5 तक या 4 तक पढ़ा है और टीसी मिल गई कहीं से और ये दिखा दिया गया कि 18 साल से कम है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी पावर नहीं है कि उस हेडमास्टर की टीसी को क्या करे, काट सके। ये आपका निर्भया कांड में आया। निर्भया कांड में फिर याचिका दायर की गई कि बालक ने फर्जी डेट ऑफ बर्थ लिखी है अपनी स्कूल में, तो नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि भले फर्जी हो लेकिन जो प्रमाण दिया है वह स्कूल का प्रमाण है, और वह भले बालक 2 साल बड़ा हो लेकिन स्कूल का प्रमाण अकाट्य होता है। नगर पालिका नगर निगम जो दर्ज है वही माना जाएगा, हड्डी का टेस्ट नहीं होगा। तो तमाम लोग इसका फायदा भी उठाते हैं। आसाराम का उदाहरण ले लीजिए, जाकर हेडमास्टर को धमका रहे थे बार बार कि आप टीसी बनाइए कि ये लड़की 18 साल से क्या है अधिक। अगर अधिक हो जाती तो सहमत का बचाव लेते, और 18 साल से कम में चाहे सेक्सुअल ऑफेंस सहमत से किया जाए बिना सहमत के किया जाए, कोई बचाव नहीं है। एक और दिमाग में बैठाए रहिएगा, इसका मैं भूल गया था बताना, शुरुआती दौर में ही हमें बताना चाहिए कि इस कानून के तहत चाहे आप सेक्सुअल ऑफेंस 18 साल के बच्चे या बच्ची की सहमत से करिए या सहमत के बिना करिए, सहमत इस कानून के तहत कोई बचाव नहीं। ये एक बात याद रखें। इसीलिए एज पर काफ़ी विवाद होता है और एज काफ़ी डिसाइड फैक्टर होता है। अगर लड़की की एज 18 साल से या उससे ऊपर है तभी आप सहमत का क्या ले सकते हैं, बचाव। ये एविडेंस की धारा 114 ए भी बताती है, तो 18 या उससे क्या ऊपर स्पष्ट लिखा गया है। अगला देखिए आपका 34 भी आपका आयु का निर्धारण। अब 35 काफ़ी महत्वपूर्ण है। 35 में समय पूछा जा सकता है
कि संज्ञान के कितने दिनों के अंदर बालक का कथन न्यायालय अभिलिखित करेगा। तो याद करके जाइए, आपका 30 दिन के अंदर, और विचारण कितने दिन के अंदर किया करने का प्रयास किया जाएगा, तो संज्ञान के 1 वर्ष के अंदर। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। धारा 35 अंडरलाइन करिए। तो फिर एक बार देखिए, संज्ञान के कितने दिनों के अंदर बालक का कथन न्यायालय द्वारा अभिलिखित करने का प्रयास किया जाएगा? 30 दिन के अंदर। विचारण संज्ञान के कितने दिन के अंदर पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाएगा? तो 1 वर्ष। यही 2 समय आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसके बाद आपका 36, साक्ष्य देते समय बालक को अभियुक्त को न दिखाया जाना। तो भाई आपका बीच में पर्दा लगा दिया जाएगा, लगाया भी जाता है। ये तो आईपीसी में भी आ गया है, आपका नहीं, ये तो सीआरपीसी में भी अब आ गया है कि दुराचार का मामला है और पीड़िता बयान दे रही है, तो कोर्ट में ये आपका पीड़िता और अभियुक्त का आमना सामना कराया जाएगा कि नहीं? नहीं। तो बीच में क्या लगा दिया जाता है? पर्दा। और आपका पर्दा लगा दिया गया, और उधर पीड़िता, इधर अभियुक्त बयान हो रहा है, परीक्षा हो रही है। तो कई कोर्टों में पर्दा आपका चादर तान दी जाती है। बस ये है कि नियमों का पालन किया जाए। कोर्ट के अंदर एक दूसरे से आमना सामना हमेशा नहीं, केवल दुराचार के मामलों में। तो यहाँ भी वही नियम है आपका। धारा 36, 37 आ जाइए, विचारण का बंद कमरे में होना। तो अब इसको जोड़ लीजिए थोड़ा। जब भी ट्रायल ऐसे मामलों का होगा, क्या पूरी जनता उसमें कोर्ट में खचाखच भरी रहेगी फिल्मों जैसे, कि बंद कमरे में? तो बंद कमरे का मतलब ये हुआ कि वकील रहेंगे, अभियुक्त रहेंगे, बालक रहेंगे, बालक के माता पिता गार्जियन रहेंगे, न्यायाधीश रहेगा, क्लर्क इत्यादि रहेंगे, और अन्य लोगों को न्यायालय माने उस रूम से क्या रखा जाएगा? बाहर। तो सामान्य नियम यह है। फिर हाँ, दुराचार के मामलों में याद रखिएगा, जो कार्यवाहियाँ होती हैं वह बंद कमरे में ही होती हैं। इसको शुद्ध रूप से जोड़िएगा। आपका न्यायालय खुला होगा, यानी कि ओपन कोर्ट। 4-5 जगह से जोड़कर पढ़िएगा, एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। मैं एकदम शुरुआती दौर से पहले बताया जाए। शुरुआती दौर से आपको ये जानना है कि सामान्यतः किसी के पीठ पीछे साक्ष्य नहीं लिया जाएगा। जितने लोग न्यायालय में आ सके आएं, और सबके सामने आपका बयान होगा और कार्यवाही न्यायालय करेगा। अगर ऐसा नियम है तो हम कहेंगे कि वह न्यायालय ओपन कोर्ट है, खुला न्यायालय, यानी कि सभी लोग आएं और आकर जैसे फिल्मों में बैठते हैं कुर्सियों पर बैठें, खड़े रहें, और सबके सामने जो भी कार्यवाही होगी साक्ष्य लिया जाएगा, फैसला दिया जाएगा, पीठ पीछे या अकेले में नहीं। लेकिन अगर ये रहे कि बंद कमरे में कार्यवाही होगी, तो फालतू लोगों को उस रूम से कहाँ रखा जाएगा? बाहर। तो सामान्य नियम यह है कि न्यायालय ओपन कोर्ट होगा, खुला न्यायालय होगा। अब यही 3 एंगल से आपका पढ़ना है। आपराधिक न्यायालय खुले न्यायालय होंगे। सीआरपीसी का सेक्शन यहाँ ऐड करिए, 327। इसको लिखिए तो बैरेक पर। सीआरपीसी की धारा 327, कई बार आया है क्वेश्चन ये दांडिक न्यायालय बंद न्यायालय होंगे कि खुले न्यायालय? खुले न्यायालय। पिछली बार उत्तराखंड ने पूछा था कि सीपीसी की किस धारा के तहत प्रावधान है कि सिविल न्यायालय खुला न्यायालय होगा। आया है जे में 153 ख, या इंग्लिश में 153 बी। उसको लिखिए, सीपीसी लिखिए। सीपीसी की कौन सी धारा है? 153 ख। ऐसे ही क्वेश्चन गलत होते हैं छोटे छोटे।
अब संविधान में आ जाइए, उच्चतम न्यायालय भी खुला न्यायालय होगा। तो अनुच्छेद 145 के किस क्लाज में है? 4। उसको लिखिए, तीन एंगल से पढ़िएगा इसको। एक तो सीआरपीसी की कौन सी धारा? 327। सीपीसी की कौन सी धारा? 153 बी। और आपका संविधान में सुप्रीम कोर्ट पढ़ लेना है, 145 का कौन सा क्लास? 4। देखिए, सीआरपीसी सीपीसी तो 7-8 बार रिपीट किया है, अब तक के इतिहास में वही संविधान वाला नहीं पूछा है। तो हो सकता है कि दिमाग अब आयोग का कहाँ जाए संविधान। ये हो सकता है कि ये चांस है, क्योंकि ये तो 4-5 बार रिपीट किया है। लोग आपका साल पेपर पढ़ के रटे होंगे, तो साल पेपर से काम चलने वाला नहीं है। कुछ क्वेश्चन अपने दिमाग में भी नए क्या करिए, बैठाइए। ये नहीं कि साल पेपर रटते रहिए। बिहार एपीओ में सब साल पेपर विफल मार गया। जो लोग रट कर गए थे कि 554 सीट हैं और हमारा तो हो ही जाएगा, चलो पढ़ने की क्या आवश्यकता है, केवल साल पेपर। तो इतना कंसेप्चुअल दे दिया कि साल पेपर गायब, और 4-5 क्वेश्चन से लोग रुक गए प्री में ही। तो सबसे बड़ी लड़ाई यूपी में आपका प्री की है, मैं बता दूं। यानी कि प्री में क्वालिफाई करना ही कठिन है, और सबसे बड़ी लड़ाई आपका प्री में लड़नी है। मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ, और अच्छे से लगिए। एक भले आप किताब डायरेक्ट न पढ़िए, बार बार कहा जा रहा है, लेकिन लेक्चर को न छोड़िए। एक दिन के लेक्चर में देखिए, आप तमाम क्वेश्चन को रिलेट करके जो आए हुए हैं नए नए बताए जा रहे हैं। अगला देखिए, आपका 37 हो गया। तो 38, बालक का साक्ष्य अभिलिखित करते समय विशेषज्ञ या दुभाषीय की आपका मने ली जा सकती है मदद। आपका 38 ये भी आपका ली मने देख सकते हैं, इसको जोड़ लीजिएगा एविडेंस की किस धारा में? अगर कोई गवाह बोलने में असमर्थ है। हाँ, 119 सही बता रहे हैं भाई, लिखिए। हाँ, हाँ, कमीशन जारी की जा सकती है बालक की परीक्षा के लिए। हाँ, कमीशन। हाँ, दूसरे स्थान पर, जैसे कि इलाहाबाद में मुकदमा चल रहा है, बालक मान लीजिए बनारस में है, या एमपी में कहीं है, दिल्ली में। तो बालक को बार बार न बुला कर क्या यहाँ से जारी कर दिया जाए कमीशन? कमीशन वहाँ जाएगा, बालक से पूछताछ करेगा, और रिपोर्ट इलाहाबाद के न्यायालय को दे देगा। ये कमीशन आपका। अगला देखिए, अब अध्याय 9 आ जाइए। अध्याय 9 मिसलेनियस है। मिसलेनियस का मतलब ये होता है छूटा फटका प्रावधान, यानी कि फालतू प्रावधान आपका मिसलेनियस में आते हैं। छूटे फटके लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक क्वेश्चन आपका बन ही जाता है। यानी कि आपका पहला देखिए, आपका 39 आपका विशेषज्ञ आदि की सहायता लेने के लिए बालक के लिए मार्गदर्शन। आपका राज्य सरकार नियम बना सकती है कि बालक की सहायता की जाए विशेषज्ञ द्वारा। ये छोड़ दीजिए विधिक सहायता लेने का बालक का अधिकार। तो बालक अपनी ओर से प्राइवेट वकील कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। सरकार तो उसकी ओर से लड़ ही रही है, क्या बालक अपनी ओर से प्राइवेट वकील कर सकता है कि नहीं? किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि सरकारी वकील कहीं उपेक्षा बरतें, तो हमारा वकील क्या करे? बहस करे। ये भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपका कतिपय मामलों में धारा 3 से 13 लागू होना, ये भी छोड़ सकते हैं। 42 महत्वपूर्ण है। इधर की जो धाराओं में आप पढ़िएगा, वह आपका 42 पढ़िएगा। मैं अभी कंसेप्ट भी बनाया था, 42 याद रखिए। आपका अल्टरनेटिव पनिशमेंट, यानी कि वैकल्पिक दंड या अनुकल्पिक दंड। इसको थोड़ा समझने का फिर प्रयास करिए। देखिए, जो अपराध पास्को एक्ट के तहत दिए गए हैं, ये ज़्यादातर अपराध आईपीसी में भी हैं। 375 में, 376 में, 376 ए बी इत्यादि जोड़ा है, वो नहीं बताया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में किसी व्यक्ति ने अपराध किया, तो वह अपराध आईपीसी में भी आ रहा है, और किस में आ रहा है? पास्को एक्ट में।
कहीं आईटी एक्ट में चला जा रहा है, सोशल मीडिया से किया है, तब क्या होगा? तो कानून धारा 42 ये कहती है कि सभी कानूनों के तहत मुकदमा चलेगा, लेकिन जब अंत में दंड की बारी आएगी तो अलग अलग एक ही अपराध के लिए कई कानूनों के तहत दंड नहीं दिया जाएगा। तो दंड कौन दिया जाएगा? तो जिस कानून में गुरुतर दंड हो कि आपका कम दंड हो। तो कौन सी धारा बताती है कि गुरुतर दंड हो? आपका 42 बताती है, यानी कि आपका 42 बताती है। लेकिन मैं फिर बता दूं, कई कानूनों के तहत मुकदमा चलाने पर रोक नहीं है, लेकिन दंड पाएगा तो कितनी बार पाएगा? एक कानून के तहत। और किसके तहत? जिसमें दंड की मात्रा क्या हो? गुरुतर। तो धारा और नहीं देखना आईपीसी की, बस ये जानिए कि 376 और 376 ए भी इत्यादि, उतना नहीं जानना है। इसके बाद 42 है, अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना। पास्को एक्ट भले बन गया हो, आईपीसी इत्यादि कानून है तो भी क्या होंगे? बने रहेंगे। ये कानून उसको सीमित करेगा कि नहीं? नहीं करेगा, ये भी छोड़ दीजिए। अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता 43 में, तो केंद्र सरकार का कार्य है कि खूब इस अधिनियम का प्रचार करे, टीवी में करे, पेपर में करे, समाज में करे, अखबार में करे, सोशल मीडिया पर करे। इसके बाद 44 अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरी आपका बालक अधिकार संरक्षण आयोग इत्यादि करेंगे कि सही ढंग से लागू हो रहा है कि नहीं। धारा 45 बस एक लाइन, नियम बनाने की शक्ति, तो इसको थोड़ा जोड़ लीजिएगा आपका डावरी एक्ट से। केंद्रीय सरकार की धारा में नियम बनाती है डावरी एक्ट के 9, राज्य सरकार किस में? 10 में। तो पास्को एक्ट के तहत आपका केंद्रीय सरकार की धारा में नियम बनाती है आपका 45 में। तो अब बताइए, जो नियम बनाए जाएंगे वह कितने दिन तक संसद के पटल पर रखे जाएंगे? 30 दिन। संसद चाहे तो नियमों को माने या मानने से क्या कर दे? इनकार। और अंत में आ जाइए, अंतिम धारा समाप्त ही हो जाए। कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। इस धारा में बहुत अंदर जाकर पूछे तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर हेनरी अष्टम खंड का सिद्धांत लिख लीजिए। तो सर हेनरी अष्टम खंड का सिद्धांत किस धारा में समाहित है? तो सर हेनरी अष्टम खंड का सिद्धांत आपका अंतिम धारा 46 में समाहित है। थोड़ा संविधान में भाई, आपका इंटरव्यू में पूछा गया प्री में, संविधान में आइए देखा जाए। सर हेनरी अष्टम खंड का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद में समाहित है? तो 392। सही है ना? 392 में ही होना चाहिए। एक सेकंड। सही होना चाहिए, लेकिन एक बार हल्का संदेह हो तो भाई देख लेना, सही रहेगा। 392 है भाई, कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। देखिए, दो लाइन देखिए, इसके बाद आपका ब्रेक दिया जाए। समाप्ति हो गया। आज टारगेट बस था समाप्त करने का, और समाप्त हो ही गया लास्ट में 1-2 मिनट और। बहुत महत्वपूर्ण है ये। सर हेनरी अष्टम जो था वह इंग्लैंड का एक सम्राट था, पहला नियम। वह करता क्या था कि संसद द्वारा कानून न बनाकर आदेश जारी कर देता था और कानून बना देता था, और संसद को शिथिल कर दिया था। यानी कि इसका मतलब कि संसद को कानून बनाने की शक्ति छीन की जाए और कार्यपालिका क्या बनाती रहे? कानून। तो जहाँ जहाँ, हाँ,
अगर संविधान में संशोधन करना है, इस एक्ट में संशोधन करना है, तो संसद से कराया ही ना जाए, खुद ही राष्ट्रपति कर लें, वहाँ सम्राट कर देता था। तो अगर ऐसा नियम कहीं भी आए कि संसद के अलावा अन्य व्यक्ति भी कानून में संशोधन कर सकते हैं, तो याद रखिए उसी को, इसीलिए उस प्रावधानों को हम क्या कहते हैं, आपका सर हेनरी अष्टम खंड। अब ध्यान से समझिए आपका इसमें पास्को एक्ट 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ। तो 14 नवंबर 2012 से अगले 2 सालों के अंदर अगर इस कानून को लागू करने में कोई समस्या आती है, तो राष्ट्रपति को यानी कि कार्यपालिका के प्रधान को धारा 46 में ये पावर दिया गया है कि वह कानून में क्या कर सके, बदलाव, संशोधन। तो आप लोग बताइए, संशोधन करने की क्षमता तो संसद की है, लेकिन यहाँ ये क्षमता, ये शक्ति किसको ट्रांसफर कर दी गई, कार्यपालिका को। तो इसी को हम कौन सा खंड उपनाम दे देंगे, सर हेनरी अष्ट। लेकिन हमेशा के लिए नहीं, कब तक के लिए, आपका केवल और केवल कितने साल के लिए पावर राष्ट्रपति को दिया गया है, 2 साल। लास्ट में संविधान को रिलेट करिए। अब आप लोग बताइए, संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हम आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को। तो इस बीच आपका भारत का शासन कैसे चलाया जाता था, चलता तो था ही। तो भारत शासन अधिनियम 1935। तो अगर भारत का शासन चलाने में कोई समस्या आए, तो संसद की प्रथम बैठक के पहले तक राष्ट्रपति चाहता तो इन संविधान, इनमें क्या कर सकता था, बदलाव। संसद की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये, एक सेकंड, संसद है कि लोकसभा की प्रथम बैठक है, ये भी देखना पड़ेगा 392 में भाई, हल्का सा 1 मिनट और भाई। नहीं, उसमें अगर अंदर से पूछ ले कि संसद आपका, देखना पड़ेगा क्या लिखा है वास्तव में। संसद लिखा है भाई, संसद के प्रथम बैठक के पूर्व तक राष्ट्रपति ऐसा कर सकता था। यानी कि फिर याद रखिए, कब तक ऐसा कर सकता था, आपका माने संसद की प्रथम बैठक के पूर्व तक अगर समस्या आती, तो वह कानून में बिना विधायिका के ही क्या कर सकता था, परिवर्तन। इसी को फिर याद रखिए, कहा क्या जाता है, सर हेनरी अष्टम खंड। अत्याचारी राजा था, कार्यपाल के आदेश द्वारा सब लागू करता था, संसद को क्या कर दिया था, किनारे।